क्या इजरायली लॉबी की पकड़ अमेरिकी राजनीति में ढीली पड़ने लगी है? हम इस सवाल मिशिगन से आई एक खबर के बाद पूछ रहे हैं। वहाँ नवंबर महीने में सेनेट के लिए चुनाव होंगे। 4 अगस्त को वहाँ प्राइमरीज हुई। सेनेट प्राइमरी इलेक्शन का मतलब होता है पार्टी के अंदर जब चुनाव होता है। इस चुनाव में यह तय किया जाता है कि अमुक पार्टी की तरफ से कौन मुख्य चुनाव लड़ेगा, जो असली चुनाव होगा, कैंडिडेट कौन होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर 2 कैंडिडेट्स के बीच प्राइमरी में टक्कर हुई। पहली थी हेली स्टीवंस, 2018 में पहली बार अमेरिकी सांसदें चुनी गई थी। डेमोक्रेट्स के भीतर जो मध्य मार्गीय धड़ा है उससे इनका ताल्लुक है, ओबामा के साथ काम कर चुकी हैं। दूसरे कैंडिडेट और इस कहानी के नायक हैं अब्दुल अल सईद। मिस्र से इनका परिवार कभी आया था, पेशे से डॉक्टर हैं। कोई बड़ा चुनाव उन्होंने जीता नहीं था। डेमोक्रेट पार्टी के सोशलिस्ट धड़े से ताल्लुक ये रखते हैं, डीएसए। एक ही पार्टी के 2 नेता, दोनों अलग अलग धड़े से। हेली को पुराने डेमोक्रेट्स समर्थन दे रहे थे, वहीं अल सईद को सोशलिस्ट धड़ा जो डेमोक्रेट्स के भीतर उभर रहा है उनके नेता जैसे जोहरान ममदानी और बर्नी सैंडर्स ने समर्थन दिया। दोनों नेताओं ने अपना कैंपेन शुरू किया। सईद और हेली ने मीडिया में बाइट्स दी, इंटरव्यूज में इनको बुलाया गया और एक सवाल हर जगह पूछा गया कि क्या आप इजराइल का समर्थन करते हैं। हेली ने बिना लाग लपेट इजराइल को समर्थन दिया। एक दफे तो उन्होंने यहां तक कहा कि उनके ख्वाब में ही इजराइल दिखता है। अल सईद ने क्या किया? उन्होंने गजा में इजराइल के हमलों की निंदा की, नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल कहा। इसलिए चुनाव शुरुआत से ही इजराइल फिलिस्तीन के रंग में रंग चुका था। जो डेमोक्रेट्स के भीतर जो सेनेट प्राइमरीज थी, जब दोनों नेताओं ने चुनाव लड़ने के लिए चंदा जुटाना शुरू किया तो अल सईद ने साफ कहा कि वो किसी बड़े कॉरपोरेट से चंदा नहीं लेंगे। अगेन ममदानी वाली बात। उन्होंने छोटे दुकानदारों और आम लोगों से चंदा देने की अपील की और $19 मिलियन का चंदा जुटा लिया। इनके बरक्स हेली मुश्किल से $4-5 मिलियन जुटा पाई। इतने पैसों में चुनाव लड़ना हेली के लिए मुश्किल हो जाता। प्राइमरीज की बात हो रही है, वहां भी बहुत महंगा चुनाव होता है। तो फिर इस चुनाव में हुई पैसे वालों की एंट्री। एपैक, द अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, एक अमेरिकन लॉबिंग ग्रुप है जिसमें नागरिक तो अमेरिका के हैं लेकिन बैटिंग वो इजराइल की करते हैं। इजराइल के लिए लामबंदी होती है। इन्होंने अलग अलग तरीके से हेली की $60 मिलियन से ज्यादा की मदद की। इन पैसों से हेली का चुनाव कैंपेन परवान चढ़ा, लेकिन सोशल मीडिया पर जैसी लोकप्रियता अल सईद को मिल रही थी उसका हेली तोड़ खोज नहीं पाई। 4 अगस्त को प्राइमरी की वोटिंग हुई और नतीजों ने सबको चौंका दिया। अल सईद ये प्राइमरी जीत गए हैं डेमोक्रेट्स के लिए। हालांकि मार्जिन उनका बहुत कम है, 1% वोटों से ही चुनाव जीते हैं। फिर भी एपेक जैसे सॉलिड बैकिंग वाली कैंडिडेट को हरा दिया उन्होंने, बड़ी बात है। और इसी बड़ी जीत के बाद उनके लिए असली चुनौती शुरू होती है। जैसे हमने पहले बताया, वो डेमोक्रेट्स के सोशलिस्ट धड़े से आते हैं, डीएसए से। मिशिगन में सेनेट के फिलहाल जो सीटें हैं वो डेमोक्रेट्स के पास ही हैं दोनों, यानी उन्हें अपनी पार्टी के लिए सीट बचाने के लिए चुनाव लड़ना है। फिर ये फाइट इसलिए भी टफ होगी कि नवंबर में उनका मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार माइक रॉजर्स से होने वाला है। माइक पहले भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुनाव जीत चुके हैं, यानी कि यूएस कांग्रेस में बैठे रहे हैं। और अब तो एपेक ने नवंबर में होने वाले जो चुनाव है उसमें माइक को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। यानी मिशिगन में एपैक का टारगेट है अल सईद को रोकना। पहले प्राइमरी में ट्राई किया, अब मुख्य चुनाव में करेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि अमेरिका का जो इतना लोकल चुनाव है, एक राज्य, उसमें सेनेट और उसके भी प्राइमरीज को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, वो भी राजदूत में। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चुनाव अमेरिका की आगे की राजनीति की दिशा के बारे में बहुत कुछ आपको बताएगा। मिशिगन उन चंद स्टेट्स में से है जहां डेमोक्रेट्स को सेनेट जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना है। इस समय सेनेट पर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का कब्जा है और जो सेनेट पर कब्जा करता है उसे अमेरिका में बहुत सारी चीज़ों पर वीटो मिलता है। एक तरह से नए कानून तो आएंगे ही पास होने के लिए, साथ में जो भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं उनको सेनेट से मंजूरी चाहिए होती, चाहे वो कोई एम्बेसडर हो, कोई मंत्री हो, CIA FBI जैसी कोई एजेंसी का मुखिया हो, या फिर सबसे की चीज़ अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के जज। राष्ट्रपति चाहें तो कितने भी नाम दे सकते हैं अपने पहचान वालों के, लेकिन फाइनल उन्हें सेनेट ही करती है। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के जजों की ही नियुक्ति है। कुल 9 जज सुप्रीम कोर्ट में होते हैं यूएस में, और राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, सेनेट से पास होते हैं। एक बार चुन ले गए तो ताउम्र सेवा में रहते हैं। जब तक जीवित हैं तब तक इन्हें कोई नहीं हटा सकता। खुद जरूर वो रिटायर होने का फैसला कर सकते हैं, ढलती उम्र में लोग करते भी हैं। इसलिए
हमेशा डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों इस फिराक में रहते हैं कि कब उन्हें मौका मिले और वो अपनी पसंद का, अपनी विचारधारा वाला जज सुप्रीम कोर्ट में सेट कर दें। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 3 जजेस वहां बैठाए थे और उन तीनों की उम्र 50 बरस के ही आसपास थी, यानी ये लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे। इस समय अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस कंजर्वेटिव धड़े के हैं और 3 डेमोक्रेट धड़े के हैं। कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो जज साहिबान हैं इन पार्टियों से सीधा ताल्लुक है, फैसला वो सबूत देखकर ही करते हैं, लेकिन अमुक जज किस सेंसिबिलिटी का है वो यूएस में थोड़ा क्लियर रहता है। पब्लिक डोमेन में इस पर बात भी हो जाती है कि जज साहब की तलवार किस तरफ ज़्यादा घूमती है। आदर्श स्थिति बिल्कुल नहीं है, लेकिन पारदर्शिता है, कम से कम लोग बोल पाते हैं कि जज किधर के हैं। खैर, बात यह है कि कंजर्वेटिव धड़े से 2 जज क्लेरेंस थॉमस और सैमुअल एलिटो सियानी उम्र के हो गए हैं, दोनों की उम्र 75 पार है। अब ट्रंप इस फिराक में है कि उन्हें छुट्टी देकर रिटायर किया जाए या उनसे किसी तरह से उनको कम्युनिकेट किया जाए कि सर आप लोग रिटायर हो जाइए और इनकी जगह कुछ यंग रिपब्लिकन सेंसिबिलिटी वाले जजेस को लाया जाए। लेकिन अब इन जो 2 जजेस को ट्रंप लाना चाहते हैं अपने हिसाब के, इनके लिए सेनेट में ट्रंप को रिपब्लिकन्स का बहुमत चाहिए। अगर नवंबर के चुनाव में डेमोक्रेट्स 4 सीटें रिपब्लिकन से छीनने में कामयाब हो जाते हैं तो मामला पलट सकता है। इसलिए मिशिगन की सीट को इतनी अहमियत दी जा रही है, क्योंकि मिशिगन स्विंग स्टेट है, यानी वो कभी रिपब्लिकन को जिताता है कभी डेमोक्रेट्स को। इसलिए अल सईद की जीत की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अगर अल सईद चुनाव जीत जाते हैं तो वो सेनेट जाने वाले पहले मुस्लिम कैंडिडेट बन जाएंगे यूएस में, और अगर ऐसा होता है तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा, जैसा 2008 में रिपब्लिकन्स के साथ हुआ था। ओबामा की जीत के बाद रिपब्लिकन्स के बीच नए चेहरे आए जिनके ग्रुप को टी पार्टी कहा गया, और यही लोग आगे चलकर के मागा आंदोलन की नींव बने। आज आप देखिए रिपब्लिकन्स बिल्कुल नए लगते हैं, जो ओबामा एरा के रिपब्लिकन्स हैं उनसे बहुत अलग, और इसका जिक्र हम आगे विस्तार से करेंगे। जिस तरह रिपब्लिकन्स का पुनरुत्थान हुआ, अब ममदानी के बाद डेमोक्रेट्स के साथ भी वैसा ही होता दिख रहा है। पहले डीएसए में बर्नी सैंडर्स, इल्हान उमर जैसे नेताओं का ही नाम लिया जाता था, लेकिन नवंबर 2025 में ममदानी की जीत ने डीएसए को नई उम्मीद दी। इसके बाद उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में होने वाले चुनावों के लिए भी 7 कैंडिडेट्स को समर्थन दिया डीएसए ने, और पिछले महीने उनमें से 6 कैंडिडेट्स प्राइमरी जीत चुके हैं। तो डीएसए के लिए एक बहुत बड़ी बात है। जब ये बात रिपोर्ट हुई तब इसे अमेरिकी मीडिया में ममदानी स्वीप लिखा गया। अब ठीक 1 महीने बाद डीएसए और ममदानी के समर्थन वाला एक और कैंडिडेट जीता है प्राइमरी, और सेनेट के चुनाव में वो खड़ा होगा पार्टी से। इसलिए आज के शो में हम आपको बताएंगे कि अल सईद की जीत कितनी बड़ी है। क्या ममदानी और डीएसए के मेंबर मिलकर डेमोक्रेट्स को बदल देंगे, उस पार्टी का ही चरित्र बदलेंगे, और नवंबर में होने वाले चुनाव का क्या असर ट्रंप की राजनीति पर पड़ सकता है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। हमने टी पार्टी के बारे में आपको बताया था कि कैसे 2008 में रिपब्लिकन्स की हार के बाद उनकी राजनीति में एक शिफ्ट आया था। असल में 2008 में यूएस आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई थी, बड़े बड़े बैंक्स डूबने की कगार पर थे। इस बीच राष्ट्रपति चुनाव हुआ और बराक ओबामा ने रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉन मैकेन को हरा दिया, और फिर रिपब्लिकन्स के भीतर टी पार्टी बनती है। टी पार्टी जो स्टूडेंट्स हैं हिस्ट्री के और स्पेशली पॉलिटिक्स के, उनके लिए कोई नया नाम नहीं है। अभी तो ये रिपब्लिकन पार्टी के भीतर पैदा हुआ एक प्रेशर ग्रुप ही था। नाम इसने बोरो किया है 1773 की मशहूर बॉस्टन टी पार्टी से। 1773 में जब अमेरिका पर ब्रिटेन का शासन हुआ करता था, तब ब्रिटिश सरकार ने चाय पर टैक्स लगाया, और इससे नाराज होकर बॉस्टन में कुछ लोगों ने विरोध किया। वो ब्रिटिश जहाज़ों पर गए और उनमें रखी सैकड़ों चाय की जो पेटियां थी उन्होंने समंदर में फेंक दी, और इस घटना को इतिहास में बॉस्टन टी पार्टी कहा जाता है, बगावत की शुरुआत। बाद में यही घटना अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई का एक प्रतीक बनकर उभरी, और इसे एक वाटरशेड मोमेंट माना जाता है कि इसके बाद इतिहास बदला। 236 साल बाद इसका नाम आपको दोबारा सुनने को मिल रहा है। क्यों हुआ ये? 19 फरवरी 2009 को सीएनबीसी के बिजनेस रिपोर्टर रिक सैंटेली शिकागो स्टॉक एक्सचेंज से कुछ लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, और ओबामा सरकार की उस योजना की वो आलोचना कर रहे थे जिसमें आर्थिक संकट से जूझ रहे मकान मालिकों को
राहत देने की बात थी। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जो अमेरिकन सिस्टम है, जो उनकी कैपिटलिस्ट सेंसिबिलिटी है, उसके हिसाब से ये फिट नहीं बैठता कि टैक्स पेयर का पैसा आप एक ऐसे व्यक्ति को दें जो अपना लोन नहीं भर पा रहा है। खैर, तो लाइव उनका चल रहा था। उन्होंने कहते कहते कह दिया कि अमेरिका को सरकार के बढ़ते खर्च और इंटरवेंशन के खिलाफ एक नई टी पार्टी की जरूरत है। अब उनका ये रेफरेंस पूरे देश में वायरल हुआ और इसके बाद पूरे अमेरिका में टी पार्टी के नाम से रैलियां हुई, हजारों लोग सड़क पर उतरे। अब ये जो टी पार्टी मूवमेंट था, वो सिर्फ ओबामा की नीतियों का विरोध नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के जो पुराने चेहरे थे, उनको टारगेट करना शुरू किया। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना था कि पार्टी का जो पुराना नेतृत्व है, डेमोक्रेट्स को जरूरत से ज्यादा कंसेशन दे रहा है, उनसे कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, और जो रिपब्लिकन कंजर्वेटिव वैल्यूज हैं उनको डिफेंड वो नहीं कर रहा है। कुछ ये वैसा ही था जैसे जॉर्ज बुश सीनियर के दौर में होता। बुश सीनियर 1993 में पहले ही टर्म के बाद क्लिंटन से हार गए। तब भी रिपब्लिकन पार्टी में यही बात हुई थी कि अब हम डेमोक्रेट्स को अकोमोडेट करने, उनके साथ समझौता करने, उनको साथ लेकर चलने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। उनके मुद्दों को अपनी पिच पर हम नहीं खेलेंगे, उनके मुद्दों को अपनी बहसों में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेट्स का गेम है, इसको हम जीतेंगे नहीं कभी। तो बात यह आई कि रिपब्लिकन्स को अपने मूल्यों पर ध्यान देना चाहिए, जो पहले से हम कहते आ रहे हैं। तो रिपब्लिकन्स क्या हुआ, और कट्टर रिपब्लिकन्स हो गए। और यही जॉन मैकेन वाले वाक्य के बाद भी हुआ। जॉन मैकेन की रैलियों में जब भी ओबामा के मुस्लिम होने या उनके अरब होने को लेकर कोई फप्ती कसी जाती थी, बड़ा एक पॉपुलर वीडियो आप देखिएगा जाकर के, मैकेन डिफेंड्स ओबामा। जब ऐसा होता था, कोई उनको मुस्लिम या अरब बोल देता था, तो जॉन मैकेन भीड़ के बीच जाकर ओबामा का बचाव करते थे। तो एक तरफ जॉन मैकेन जेंटलमैन की तरह पेश आ रहे हैं, पॉलिटिकली इनकरेक्ट वो होना नहीं चाह रहे हैं कि दुश्मन के बारे में कुछ भी बोल दूंगा। दूसरी तरफ ओबामा लगातार रिपब्लिकन्स को हिट कर रहे थे, और नतीजा आया तो अमेरिका को पहला ब्लैक प्रेसिडेंट मिल गया। इसलिए जब मैकेन के तरीके ने काम नहीं किया, तब उन कैरेक्टर्स के लिए जगह बनी जो टी पार्टी से निकले। कौन है? फ्लोरिडा से मार्को रूबियो, केंटकी से रैंड पॉल, यूटा से माइक ली। ये सब 2010 के मिड टर्म्स में जो पुराने रिपब्लिकन्स थे, उनको किनारे करके आए थे। आज देखिए, मेन स्ट्रीम रिपब्लिकन्स हैं, मार्को रूबियो तो बन गए हैं विदेश मंत्री। इसी तरह सारा पैलिन, जिन्हें जॉन मैकेन का रनिंग मेट होने के बावजूद नहीं बोलने दिया जाता था क्योंकि हार्ड लाइन मानी जाती थी, आगे चल के मुख्यधारा की आवाज बनती हैं, ट्रंप की समर्थक होती हैं। 2 साल बाद टेक्सास से टेड क्रूज संसद पहुंच जाते हैं और जल्दी टी पार्टी के सबसे वोकल नेता बनते हैं। इन नेताओं की राजनीति पुराने रिपब्लिकन से बहुत अलग थी। किसी भी मुद्दे पर ये लोग समझौता नहीं करते हैं, चाहे विषय कोई भी आ जाए, एक भी कदम पीछे नहीं खींचते हैं। इसका एक बढ़िया उदाहरण आपको मिला था जब हिलरी वर्सेस ट्रंप वाला मामला चल रहा था, इनका कैंपेन था। क्या हुआ, हिलरी ने एक शहीद मुस्लिम फौजी के माता पिता को अपने मंच पर बुला लिया। कैप्टन हुमायूं के ये पेरेंट्स थे, और वहां से जो कैप्टन हुमायूं के पिता थे, उन्होंने ट्रंप से पूछ लिया कि आपने क्या सैक्रिफाइस किया है। अब हर कोई भौचक्का था कि ट्रंप इस चीज़ का तो क्या ही जवाब दे पाएंगे, लेकिन ट्रंप पूरी ताकत से आए और उन्होंने एक शहीद अमेरिकी जो कि मुस्लिम था, जिसकी रूट्स पाकिस्तान में थी, जमकर उनको अटैक किया। तो इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि ये जो नए रिपब्लिकन्स हैं वो किस लेवल तक जाने को तैयार थे। और यही वजह थी कि ये जो न्यू रिपब्लिकन्स थे, जो बाद में मागा भी बने, उन्होंने अपने ही पार्टी की लीडरशिप को चुनौती दी थी। उस समय हाउस स्पीकर जॉन बोनर, हम दोबारा से 2008-10 में आ गए हैं, और सेनेट के कई बड़े रिपब्लिकन नेताओं को अपने ही सांसदों का विरोध तब देखना पड़ा था। टी पार्टी की मेहनत से 2010 के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बहुमत हासिल किया। 63 सीटों का बहुमत आया। ओबामा के दौर में सिर्फ डेमोक्रेट्स की यह हार नहीं थी, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के भीतर पावर बैलेंस की ये शुरुआत थी। एक तरह से नया जन्म हुआ रिपब्लिकन्स का। फिर 2015 होता है। इसी माहौल में एक ऐसे नेता की एंट्री होती है जिसने टी पार्टी की बनाई जमीन को पूरी तरह से अपने पक्ष में किया, डोनाल्ड ट्रंप। हम कैप्टन हुमायूं को उदाहरण दे चुके हैं। खुद टी पार्टी के मेंबर डोनाल्ड ट्रंप कभी नहीं थे, लेकिन वो टी पार्टी की खुलकर आलोचना भी नहीं करते थे, इसलिए उन्हें बड़ा समर्थन मिला और रिजल्ट आपको पता है, ट्रंप जीते। उसी टी पार्टी के बहुत से नेता आज आपको ट्रंप के सर्कल में दिखेंगे। मार्को रूबियो हैं, जीडी वैंस हैं, ये उसी दौर में टी पार्टी के लोग हैं। कहने का मतलब ये कि रिपब्लिकन्स वक्त के साथ ज्यादा रिपब्लिकन होते गए, राइट, फिर फार राइट, और फिर फार राइट वोक। उस तरह की एक चर्निंग आपको डेमोक्रेट्स के भीतर भी देखने को मिल रही है।
बीते 10 सालों में आप देख लीजिए डेमोक्रेट्स के लिए चीजें लगातार डिफिकल्ट हो गई। जो बाइडेन के जमाने में भी डेमोक्रेट्स ट्रंप और मागा का प्रेशर झेल रहे थे और अब ट्रंप वापस आ गए हैं। ट्रंप सयाने हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन ट्रंपिज्म अभी युवा है, उसका आगाज बस हुआ है और साफ नजर आ रहा है कि अगला प्रेसिडेंट अगर रिपब्लिकन होता है तो वो ट्रंप की छाया से ही निकलेगा, ट्रंप से भी एक कदम आगे जाकर के बात करेगा। तो ऐसे में डेमोक्रेट्स कहां जाएंगे? उनके भीतर अब एक धड़ा तैयार हुआ है जो मागा की ही तरह कॉम्प्रोमाइज में यकीन नहीं रखता है। ऐसा ही एक धड़ा है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अमेरिका, डीएसए। अलेक्जेंड्रिया ओकाजियो कोर्टेस यानी एओसी, जूलिया साल्जार, बर्नी सैंडर्स, राशिद तालिब जैसे जो नेता हैं डेमोक्रेट्स को लेफ्ट की तरफ मोड़ना चाहते हैं। जो लेफ्ट पॉपुलिज्म की वहां राजनीति है उस तरफ जाना है इन्हें। ममदानी के आने के बाद डीएसए को जो अटेंशन मिला है पार्टी के बाहर और पार्टी के भीतर, वैसा पहले नहीं देखने को मिला। पिछले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि डीएसए ने खुलकर अपनी असहमति डेमोक्रेट्स के ही सामने रखी है। गजा में इजराइल के हमलों का खुलकर विरोध डीएसए ने किया, मेन स्ट्रीम डेमोक्रेट्स से अलग लाइन ली, यहां तक कि अपनी ही पार्टी का विरोध किया। अल सईद का उदाहरण लीजिए जो कि अभी प्राइमरी जीते हैं मिशिगन में। उन्होंने 2024 में कमला हैरिस को समर्थन देने से मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने गजा में इजरायली हमलों की निंदा नहीं की थी। नतीजा देखिए, आज कमला हैरिस भी और नैन्सी पेलोसी भी जो इजराइल के समर्थक नेता हैं उसकी निंदा कर रहे हैं। धीरे धीरे ही सही पार्टी कुछ कुछ बदल रही है। हमने आपको शुरू में बताया था कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए डीएसए के 6 कैंडिडेट प्राइमरी में जीते हैं। इनका नवंबर में जीतना लगभग तय माना जा रहा है। फिलहाल मेजॉरिटी यहां भी रिपब्लिकन्स के ही पास है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इस चुनाव में डेमोक्रेट्स हाउस पर कंट्रोल हासिल करेंगे क्योंकि मेजॉरिटी का गैप बहुत थिन है। रिपब्लिकन्स के पास 218 और डेमोक्रेट्स के पास 212 सीटें हैं। असली टक्कर सेनेट में होनी है और इसी सेनेट के लिए अल सईद खड़े हो रहे हैं। आपको सेनेट का मैथ समझाते हैं। अमेरिका में सेनेट में कुल 100 सीटें होती हैं, 50 स्टेट है, हर स्टेट से 2 लोग सेनेट में जाते हैं तो 100 सीट हो गई, हर स्टेट की 2। अभी रिपब्लिकन पार्टी के पास 53 सीटें हैं, डेमोक्रेट्स के पास 47, यानी सेनेट पर जो कंट्रोल है वो रिपब्लिकन्स के पास है। अब इसमें सवाल यह है कि डेमोक्रेट्स बहुमत अगर हासिल करेंगे तो कैसे करेंगे? इसके लिए उन्हें सबसे पहले अपनी मौजूदा सीटें बचानी पड़ेंगी। सबसे पहले बात मिशिगन की। यहां डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीते हैं अब्दुल अल सैयद। नवंबर में उनका मुकाबला रिपब्लिकन उम्मीदवार से होगा, माइक रॉजर्स से। माइक रॉजर्स मिशिगन से कांग्रेस मेंबर रह चुके हैं और रिपब्लिकन पार्टी के बड़े चेहरों में हैं। ये सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि पहले यहाँ डेमोक्रेट सेनेटर गैरी पीटर्स थे जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। इन्हीं के जाने से सीट खाली हुई। अब दोनों पार्टियों के बीच सीधी टक्कर है। ज्यादातर जो एनालिस्ट हैं मिशिगन के इस मुकाबले को कांटे की टक्कर मान रहे हैं। जॉर्जिया आइए, यहाँ मौजूदा डेमोक्रेट सेनेटर जॉन ओसॉफ अपनी सीट बचाने के लिए मैदान में है। उनके सामने रिपब्लिकन पार्टी ने माइकल वाइटली को उतारा है जो रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उन्हें ट्रंप का पूरा समर्थन है। जॉर्जिया भी एक स्विंग स्टेट ही है। यहाँ दोनों पार्टियों के बीच वोट्स का अंतर बड़ा कम रहता है, इसलिए ये चुनाव भी कांटे का ही है। अगर डेमोक्रेट्स यहाँ हार जाते हैं तो बहुमत वाली जो पूरी बात है वो यहीं ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद सबसे ज़्यादा नज़रें नॉर्थ कैरोलिना पर हैं। यहाँ मौजूदा सेनेटर हैं थॉम टिलिस, रिपब्लिकन पार्टी से हैं। उन्होंने कहा है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो डेमोक्रेट्स ने यहाँ अपने सबसे मजबूत चेहरे फॉर्मर गवर्नर रॉय कूपर को मैदान में उतारा है। रिपब्लिकन्स की ओर से माइकल वाइटली चुनाव लड़ रहे हैं। कई सर्वे बता रहे हैं कि ये सीट डेमोक्रेट्स जीत सकते हैं। अब मेन आ जाइए। मेन भी एक सूबा है यूएस में। यहाँ रिपब्लिकन सेनेटर सूसन कॉलिंस पिछले कई चुनावों से जीतती आ रही हैं, लेकिन इस बार उनकी लोकप्रियता पहले जैसी नहीं रह गई है। डेमोक्रेट्स उनको कड़ी चुनौती दे रहे हैं। इसके अलावा ओहायो में भी डेमोक्रेट्स ने फॉर्मर सेनेटर शरद ब्राउन को उतारा है। यहाँ पे भी कांटे की ही टक्कर, यानी पूरी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो डेमोक्रेट्स के लिए सबसे पहले मिशिगन और फिर जॉर्जिया बचाना ज़रूरी है। इसके बाद नॉर्थ कैरोलिना जैसी सीट को जीतना होगा। अगर इसके साथ मेन, ओहायो और अलास्का में भी 1-2 बड़े उलटफेर होते हैं तभी डेमोक्रेट सेनेट का बहुमत हासिल कर पाएंगे। और यही वजह है कि अब्दुल अल सईद की जीत को सिर्फ मिशिगन की खबर नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में सेनेट की लड़ाई का एक अहम मोड़ माना जा रहा है। अल सईद के माता पिता मिस्र से आकर अमेरिका में बसे थे, यानी वो एक इमिग्रेंट की संतान है, इसलिए इस मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि वो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी आइस जैसी एजेंसी को ख़त्म करना चाहते हैं। यही वो एजेंसी है जो मिलिट्री गियर में इमिग्रेंट्स को पकड़ रही है सब जगह। सईद खुद एक डॉक्टर हैं
सभी के लिए फ्री मेडिकेयर सिस्टम लाना चाहते हैं। उन्होंने वादा किया है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो मिशिगन में तो ये बदलाव करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के लिए अभी उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां बाकी हैं। जैसे उन्हें यंग वोटर्स के तो वोट मिल रहे हैं, प्राइमरीली जो गुस्सा है इजराइल के खिलाफ यंग डेमोग्राफी में है। प्राइमरी में उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी की तुलना में 21% वोट यंगस्टर्स के ही ज़्यादा मिले, लेकिन सईद अभी भी ज़्यादा उम्र वाले वोटर्स को आकर्षित करने में कामयाब नहीं रहे हैं, जो कन्वेंशनल सोचते हैं थोड़ा। फिर एक समस्या उनके समर्थकों की वजह से भी है। उनके कई समर्थक लेफ्ट में बड़े हार्डलाइन स्टांस रखते हैं और चुनाव प्रचार में उनके साथ नजर आ गए हैं। एक नाम है हसन पाइकर का। वामपंथी पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, शार्प व्यूज रखते हैं, एक्सट्रीम भी हम कह देंगे। करोड़ों लोग उनको देखते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स। उन्होंने अल सईद के लिए रैलियां की हैं, लाइव स्ट्रीम पर प्रचार किया है। प्राइमरी में अल सईद को फ़ायदा भी मिला, लेकिन यही समर्थन नवंबर में उनके लिए मुश्किल बन सकता है। क्यों? क्योंकि हसन पाइकर विवादित बयान भी देते हैं। सबसे बड़ा विवाद 2019 में हुआ, जब उन्होंने एक लाइव स्ट्रीम सेशन के दौरान कह दिया था कि यूएस 9/11 डिजर्व करता था। बाद में पाइकर ने कहा कि मैं आतंकवादियों का समर्थन नहीं करना चाहता था, विदेश नीति की आलोचना करना चाहता था, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। आज भी उनके उस बयान की खूब आलोचना होती है, उसकी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होती है और अब उस क्लिप को अल सईद के साथ जोड़कर चलाया जा रहा है। भले ही अल सईद ने ऐसे बयानों से खुद को अलग किया हो, लेकिन लोगों के बीच उनकी यही छवि जा चुकी है। मोहम्मद अता, जो 9/11 के अटैकर्स का जो सरगना था, वो भी मिस्र से ही था। तो इस तरह से लोग घुमा घुमा के चीज़ें जोड़ रहे हैं। अब ऐसे में मिशिगन के जो आम डेमोक्रेट्स हैं, जो आम वोटर्स हैं, जो डेमोक्रेट पार्टी को वोट डालते हैं, वो भी सईद की राजनीति से असहज हो सकते हैं कि हम ये तो नहीं हम स्वीकार करेंगे कि 9/11 को कोई जायज़ बता दे, भले ही समर्थक ने कहा हो। एक और बात है, अल सईद का कैंपेन केवल फिलिस्तीन के नारे लगाने तक सीमित नहीं रहा है। उन्होंने सबसे पहले सामाजिक मुद्दे उठाए। हालांकि सईद के समर्थक ये भी कह रहे हैं कि वो सिर्फ फिलिस्तीन ही नहीं कर रहे हैं, वो हेल्थ केयर पर भी बात कर रहे हैं, इमिग्रेशन पर भी बात कर रहे हैं। दो वैसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के जो 14-15% ब्लैक आबादी है मिशिगन की, वो सेंसिटिव है। ब्लैक्स के अलावा फिर एक मुस्लिम फैक्टर भी है। मिशिगन में सेनेट के साथ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी प्राइमरी चल रही है और यहाँ एक सीट पर 3 उम्मीदवार मैदान में थे, टॉम स्मिथ, अल लेमो और आमिर हसन। आमिर हसन यूएस नेवी में रह चुके हैं, पहले मुस्लिम थे, बाद में क्रिश्चियन हो गए। उन्हें ट्रंप ने एंडोर्स किया था, रिपब्लिकन है, इसलिए माना जा रहा था कि आमिर हसन प्राइमरी जीत जाएंगे, लेकिन प्राइमरी से कुछ हफ्ते पहले एक बड़ा मोड़ आ गया। जुलाई के बीच में टॉम स्मिथ ने चुनाव से अपना नाम वापस लिया और अल लेमो का समर्थन कर दिया। अब जब चुनाव के रिजल्ट आए हैं प्राइमरीज के, तो सब चौंक गए, क्योंकि चुनाव जो है टॉम स्मिथ ने जीता, जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ली थी। ट्रंप ने जिस आमिर हसन को एंडोर्स किया था, लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनका नाम आमिर हसन है। तो अल सईद को लेकर के एक बात ये भी कही जा रही है कि ठीक है, आप प्राइमरी जीत के तो आ गए, आप डेमोक्रेट पार्टी में आ रहे शिफ्ट को भी बताते हैं, लेकिन विनेबिलिटी आपकी कितनी है? जिसकी जितनी विनेबिलिटी है 3 नवंबर को पता चल जाएगा, जब मिशिगन में वोटिंग होगी और नवंबर महीने के अंत तक सेनेट की 34 सीटों पर रिजल्ट आ जाएंगे। अगर डेमोक्रेट्स बहुमत हासिल करते हैं तो ट्रंप का सुप्रीम कोर्ट में अपना आदमी सेट करने का जो ख्वाब है, उस पर पानी फिर सकता है। और अगर डीएसए के कैंडिडेट बड़ी संख्या में जीत जाते हैं, तो ये डेमोक्रेट्स के भीतर टी पार्टी जैसे एक बदलाव की शुरुआत हो सकती है। इसलिए पूरी दुनिया की नज़र इन चुनावों पर बनी हुई है। जैसा हमने पहले बताया, डीएसए जिस तरह के कैरेक्टर्स को डेमोक्रेट पार्टी में ऊपर ला रही है, वो प्रमुख होते जा रहे हैं पार्टी के भीतर। उनको फुटेज तो बिल्कुल मिल रही है, समर्थन मिल रही है, लेकिन एक फैक्टर उसका जवाब अभी तक के नहीं मिला है कि आप जो लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म है, उससे आपको चर्चा तो मिल जाती है, लेकिन इन कैंडिडेट्स की एक फेयर कंपटीशन में विनेबिलिटी क्या है? क्या ये आटे काटे की टक्कर को भी जीत सकते हैं? सईद का उदाहरण इसका जवाब देगा। राजदूत की नज़र इन चुनावों पर बनी रहेगी, जो भी अपडेट्स होंगे आपको मिलते रहेंगे। इस एपिसोड को हम अभी यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। एक अटेम्प्ट था हमारा यूएस की राजनीति को समझने का, आपको समझाने का। कैसा लगा? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस एपिसोड पे। इस एपिसोड को साजिद ने लिखा है, कमल ने बहुत सारे इनपुट्स अपने दिए हैं और हमने इसको आपके सामने बाँच दिया है, सर्वेश ने रिकॉर्ड किया है। आप देखते रहिए खबरगांव।